हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूं क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है, दैट इज़ कलाइडोस्कोप, उसका ड्रामा 2 ब्रोकन इमेजेस। और आज इस ड्रामा का मैं कंटिन्यू करूंगी पार्ट नंबर 2। ड्रामा ये आपका काफ़ी लेंदी था, तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ पार्ट 1, 2 एंड 3। इससे पहले मैं आपका पार्ट 1 रेडी करके आपको दे चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए, सो दैट आप इजीली रिलेट कर पाएँ पार्ट 2 में। इसके बाद मैं पार्ट 3 विच इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो भी आपको ज़रूर से दूंगी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। जब हमने पार्ट 1 फिनिश किया था, तो हमने यहाँ पर फिनिश किया था कि जो मंजुला नायक हमारी प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है ड्रामा की, वो ये बोलती है कि ऑडियंस से ये बोलती है वो कि मेरी जो नॉवल है उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो कि मेरी रियल लाइफ से लिया गया है, और वो कैरेक्टर है मेरी छोटी बहन मालिनी के बारे में, और बाकी जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो सारे फिक्शनल हैं यानी काल्पनिक हैं। एंड उसके बाद मंजुला नायक कंटिन्यू करती है और कहती है, आई मस्ट हैव एक्नॉलेज्ड द सपोर्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन व्हाइल आई रोट द नॉवल, माई हस्बैंड प्रमोद मूर्ति। तो कहती है वो कि मैं इन सब के बाद अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं भूलूंगी जिसका नाम है प्रमोद नायक, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया जब मैं अपनी नॉवल, अपनी किताब लिख रही थी। वो बताती है कि जब मैंने किताब लिखी थी तब मैं एक फुल टाइम परमानेंट लेक्चरर थी कॉलेज में, और उस वक्त मेरे पास कॉलेज के कोर्स यानी बहुत सारे काम हुआ करते थे, और जो मेरा घर था वो सिर्फ यादों से भरा हुआ था, यानी उन मेमोरीज से जो मेरी बहन की डेथ के पहले की थी। और वहाँ पर मैं थी, सडनली इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं पहले कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया लिखना, तो मैं फ्लाउंडरिंग होती थी, यानी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था और मुझे ऐसा डेंजर और मुश्किल लगती थी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरी नॉवल सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा। और मैं सिंकिंग होती थी, यानी मैं डूबती चली जाती थी अपने ख्यालों में। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड प्रमोद मूर्ति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कंप्लीटली क्लूलेस थी, अटरली यानी कि कंप्लीटली, पूरी तरीके से मुझे कोई क्लू नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे लिखूं और कैसे मेरी बुक को मैं पब्लिश करूं। कभी कभी तो कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसे क्षण भी आते थे जब मैं बिल्कुल ब्रोक डाउन हो जाती थी, यानी मैं बिल्कुल टूट जाती थी, मेरा मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाता था। व्हेन आई फेल्ट आई कुडंट गो ऑन, जब उसको लगता था कि मैं अब आगे और नहीं बढ़ पाऊंगी अपनी इंग्लिश बुक को लिखने में। बट ये मेरे हस्बैंड ही थे जो मेरे साइड में बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके खड़े रहे, मुझे हर पल इनकरेज करते थे, हमेशा मुझे प्रॉडिंग करते थे, यानी हमेशा मुझे पोक करते थे कि नहीं तुम कर लोगी, हमेशा मतलब मुझे पोक करते थे, कर लोगी, हो जाएगा, क्यों टेंशन लेती हो, हमेशा थे। उनके बिना तो मैं कभी भी इस नॉवल को कंप्लीट नहीं कर पाती। फिर वो कहती है थैंक यू प्रमोद, और फिर जो उनके ऊपर की सारी लाइट्स थी वो येलो कलर की हो जाती हैं। फिर वो कहती है वेल दैट्स इट, बस इतना ही मुझे कहना था, और मैंने तो समझो बस एक कार्डिनल सिन कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर। कार्डिनल सिन यानी मैंने एक बहुत बुरा भयानक पाप कर दिया है भाई, कन्नड़ लैंग्वेज में ना लिख के इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर वो हंसने लगती है, क्योंकि लोग उसके ऊपर उसको अक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई तुमने इंग्लिश में क्यों लिखा। फिर वो कहती है पर देयर इज़ नो प्रायश्चिता फॉर इट, नो एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट अ पर्सन इज फॉरगिवन फॉर व्हाट ही और शी हैज डन रॉन्ग। तो वो कहती है कि मुझे इस चीज़ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करना, कोई मुझे वो नहीं करना कि चलो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, इंग्लिश में लिख दिया, या मुझे लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट यानी कोई एब्सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है तुमने गलत कर दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो किया मैंने सही ही किया है। और सबसे किस्मत की और अच्छी बात तो ये है कि जो आप फिल्म देखने वाले हो अभी अभी, वो कन्नड़ लैंग्वेज में ही है, और ये मुझे बहुत खुशी देती है। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली के बारे में मैंने लिखा है अपनी किताब, अपनी नॉवल में, वो कन्नड़ फैमिली ही है, यानी जो फैमिली दिखाई है वो कन्नड़ भाषा की लैंग्वेज को ही, फैमिली को ही दिखाया गया है मेरी नॉवल में। और मैं तो खुद एक कन्नड़ राइटर हूँ, और मैं इसी भाषा में पैदा हुई हूँ, इसी सिविलाइजेशन में, यानी इसी सोसाइटी, कन्नड़ सोसाइटी में ही पैदा हुई हूँ, और मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। जो कन्नड़ रियलिटी है जिसको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कंसीव किया यानी ट्रांसलेट किया, इसको वापस से, यानी पहले मैंने कन्नड़ लैंग्वेज में थी ये, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और वापस से पिक्चर का जो डायरेक्टर है उसने इसको कन्नड़
लैंग्वेज में ही लेकर आया और आपको ये पिक्चर आज कन्नड़ में ही दिखाई जाएगी। और कहती है मैं इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर ही नहीं सकती थी। मेरी पूरी कास्ट, मेरी पूरी क्रू, यानी जो मेरी पूरी टीम है, उसको बहुत थैंक यू है मेरा। और ऑफ कोर्स ये जो श्री टीवी है जिस चैनल पे आज मेरा इंटरव्यू हुआ है, इसको भी बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब आप लोग ये टेलीफिल्म यानी जो कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्म है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी। अब आप सब इसको एंजॉय करिए। गुड नाइट एंड नमस्कार। तो यहाँ पर जो उसकी पूरी स्पीच होती है, जो उसका इंटरव्यू होता है, वो ख़त्म होता है। सारी लाइट्स जो अब येलो थी वो ऊपर से पूरी रेड कलर की होती है। वो वापस से अपनी चेयर पे लीन बैक करती है, यानी अपनी चेयर पर टिक कर बैठ जाती है और थोड़ा सा चुप हो जाती है। और फिर अपना जो वो लेपल माइक होता है उसमें कहती है आई होप दैट वॉज ओके। मतलब अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे में दिखाई नहीं दे रही हूँ और अब मेरा इंटरव्यू खत्म है, यानी पिक्चर चलना स्टार्ट हो गई, ऑडियंस पिक्चर देख रही है, मुझे नहीं देख पा रही। फिर वो अपनी टीम को बोलती चलो उम्मीद करती हूँ जो सब मैंने बोला सब ठीक ही बोला, और अच्छा है कि क्या मैंने कहीं बीच में ज़्यादा फंबल तो नहीं किया, या ना मैं कहीं अटकी तो नहीं। फिर वो सुनती है जो सामने से रिप्लाई आता है। फिर जो रज़ा है, रज़ा नाम का एक टीम मेंबर है श्री टीवी चैनल का, फिर वो उसको बोलती है थैंक यू रज़ा, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य, बहुत प्लेजर, बहुत खुशी की बात है। चलो तुम्हें मैं अब बाहर मिलती हूँ, यानी स्टूडियो के बाहर मिलती हूँ। फिर जो रेड लाइट है वो सब बंद हो जाती है। वो स्माइल करती है कंटेंटेडली, यानी विथ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग से कि चलो मेरा आज, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। व्यू दैट विल गेट देम गुड, आई हैव टेकन इनफ शिट फ्रॉम देम। फिर वो सोचती है व्यू कि थैंक गॉड, मतलब वो रिलीफ मिल जाता है उसको। कहती है चलो ठीक है, जितना मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी वो समझ जाएंगे, और ये अच्छी बात है क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने बारे में और अपनी बुक के बारे में बकवास उनसे सुन ली है। आई होप अब वो इन सब बातों को समझ जाएंगे। फिर वो हंसते हंसते उठती है। जो मंजुला होती है उसकी जो इमेज होती है वो सामने स्क्रीन पर दिख रही होती है, यानी कि ये स्क्रीन है और ये मंजुला यहाँ पर चेयर पर बैठी थी। यहाँ पर भी मंजुला ही दिख रही थी क्योंकि जो वो यहाँ पर बोल रही थी वो सेम टू सेम स्क्रीन पे दिख रहा था, पूरी बैठी हुई यहाँ पर ऑडियंस के लिए। ठीक है, यहाँ पूरी ऑडियंस उसको स्क्रीन पर भी देख पा रही थी। अब जब मंजुला उठती है तो स्क्रीन पर अभी भी मंजुला ही दिख रही है। मंजुला के अकॉर्डिंग वहाँ पिक्चर चलनी चाहिए कन्नड़ लैंग्वेज की, लेकिन वहाँ पर मंजुला ही दिख रही है। पिक्चर अभी नहीं चालू हुई है, बल्कि जो मंजुला की इमेज पहले से ही दिख रही थी, मंजुला जो दिख रही थी उस पर, वो अभी भी कंटिन्यू है पहले जैसे ही। और उसकी इमेज इज वॉचिंग हर कामली, मतलब ये मंजुला बैठी है कुर्सी पे और ये जो मंजुला की इमेज है स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रही है, ये मंजुला खड़ी हो गई है बाहर जाने के लिए, लेकिन ये जो इमेज है जो अभी भी मंजुला की दिख रही है स्क्रीन पे, ये बैठी हुई है। मंजुला उठी हुई है, वो बैठी हुई है और बैठ के आराम से मंजुला को इमेज देख रही है। शी इज़ ऑफकोर्स अनअवेयर ऑफ इट। और जो रियल मंजुलिका यहाँ पर खड़ी हुई है, मंजुला, सॉरी मंजुलिका नहीं भूत वाली मूवी की मंजुलिका नहीं, मंजुला जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है और उसको इस बात की खबर भी नहीं है कि स्क्रीन पर अब तक मैं दिख रही हूँ। शी मेक्स अ मूव टू द डोर। मंजुला उठती है, मतलब उठी हुई है, और अब वो दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए खड़ी होती है। अब इमेज, जो स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है मंजुला की, वो बात कर रही है मंजुला से और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। मंजुला एकदम स्टार्टल्ड हो जाती है, बहुत शॉक हो जाती है और वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है अपने ईयरपीस को, जो उसको माइक लगा था उसको चेक करती है कि कहीं मेरे ईयरपीस में से तो साउंड नहीं आ रहा है। यू कांट गो येट मंजुला। तो जो इमेज है वो मंजुला से कहती है तुम अभी नहीं जा सकती मंजुला। मंजुला बहुत बाफल्ड हो जाती है, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है कि, और इधर उधर देखने लगती है और देखती है कि स्क्रीन पर अभी भी उसकी इमेज दिखाई पड़ रही है। शी टेक्स अ डबल टेक। वो फिर से मुड़ के देखती है, फिर से अपने ईयरपीस को घुमाती है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा कोई डबल रोल तो नहीं चल रहा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब पूरे प्ले में एंड तक थ्रू आउट द प्ले आपस में जो कॉन्वर्जेशन बताई गई है वो मंजुला की उसकी इमेज से बताई गई है, यानी खुद रियल मंजुला और स्क्रीन पर उसकी इमेज जिसका प्रतिबिंब दिख रहा है, वो उनके बीच में बातचीत अब होगी। रिएक्ट टू ईच अदर एज दो दे वर बोथ लाइव कैरेक्टर्स। तो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और दोनों ऐसे बात करेंगे जैसे कोई सच में दोनों कोई ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं। तो ये बात होगी। तो बेसिकली मंजुला के मन में यहाँ आ रहा है कि
ये कोई दूसरी इंसान है, लेकिन एक्चुअली ये वो खुद से बात कर रही है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि कोई और मुझसे स्क्रीन पे बात कर रहा है, लेकिन ये बातचीत जो मंजुला की हो रही है ये उसकी खुद से हो रही है, उसकी अंतरात्मा से हो रही है, जो उसको स्क्रीन पे ऐसा महसूस हो रहा है कि बोल रही है। मंजुला कहती है ओ गॉड, क्या मैं अभी भी ऑन हूँ, यानी कि मैं अभी भी लाइव दिखाई दे रही हूँ ऑडियंस को। वो कंफ्यूज हो जाती है और फिर से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है और वहीं रुक जाती है। इमेज कहती है नहीं, तुम अभी लाइव नहीं हो, तुम्हारा कैमरा तो ऑफ है। मंजुला कहती है अच्छा, फिर मैं कैसे दिख रही हूँ स्क्रीन पे? तो इमेज कहती है तुम खड़ी हुई हो मेरे सामने, अगर तुम्हारा कैमरा ऑन होता तो मैं भी खड़ी हुई दिखाई देती तुम्हें, लेकिन मैं खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ। मतलब अभी मैं आप लोगों से कैमरे पे बात कर रही हूँ, सामने मेरी स्क्रीन रखी है, जो भी मैं कर रही हूँ वो सेम स्क्रीन पे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है। अगर मेरा कैमरा बंद होता तो कुछ भी नहीं दिखता ना, लेकिन स्क्रीन पर तो मंजुला दिख रही है और बैठी हुई दिख रही है, जबकि रियल में जो रियल मंजुला है वो तो खड़ी हुई है। तो इमेज कहती है नहीं, तुम्हारा कैमरा बंद है। तो मंजुला कहती है क्या ये कोई तरीके की ट्रिक है, या ये मेरे साथ क्या कोई तरीके का मजाक हो रहा है? वो अपने लेपल माइक में बोलती है अपनी टीम को, क्या ये कोई मस्ती मजाक हो रही है मेरे साथ? माइक पे कहती है हेलो हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या मैं अभी भी ऑन हूँ, यानी लाइव ऑडियंस को दिख रही हूँ? वो कहती है रजा हेलो, अपने माइक को टैप करती है, लेकिन कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कहती है क्या कोई टेक्निकल हिच है क्या? हिच यानी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो इमेज कहती है नो हिच, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मंजुला अपनी इमेज से कहती है पर कैसे, तुम कैसे दिख सकती हो, तुम कौन हो और ये कैसे हो रहा है? क्या जो मेरा टेप है, यानी जो मेरी वीडियो चल रही थी सामने स्क्रीन पे, क्या वो स्टक हो गई है, यानी मेरी जो वीडियो है वो अटक गई है क्या बीच में? क्या प्रॉब्लम है? अब इसी बीच में चैप्टर में आपको दिखाए गए हैं कुछ ऐसे इमेजेस, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स जो ब्रोकन इमेजेस प्ले से लिए गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ये जब 2005 में जब ये स्टेज पर परफॉर्म किया था इस पूरे प्ले को, तो ये उसकी कुछ इमेजेस हैं कि मंजुला कैसे शॉक हो रही है, अपनी ही इमेज से स्क्रीन पर बातें कर रही है। ये उसकी कुछ पिक्चर्स है, वो शॉक होती है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं मंजुला का ही डायलॉग। अब मंजुला फिर से माइक पर बोलती है रजा रजा हेल्प, क्या हो रहा है ये? तो इमेज कहती है तुम चिल्ला क्यों रही हो, किस चीज़ से डरी हो? ये सिर्फ मैं ही हूँ। मंजुला कहती है कौन तुम? इमेज कहती है मी यू। मंजुला कहती है मैं तुम हूँ, मैं तुम्हारी ही तो इमेज हूँ। मंजुला खुद से बोलती है ये सब कितना एब्सर्ड है, यानी ये सब कितना रिडिक्यूलस है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद से कहती है मंजुला। फिर इमेज कहती है क्वाइट, चुप हो जाओ। फिर एक बहुत लंबी शांति होती है। मंजुला अब इस चीज़ को एक्नॉलेज करने में रिफ्यूज़ करती है, यानी जो इमेज की प्रेजेंस है, जो सामने उसको इमेज दिख रही है, इसको मानने से खुद से इनकार कर रही है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे वो ऊपर देखती है स्क्रीन की तरफ, और जब वो देखती है तो स्क्रीन उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। इमेज कहती है बढ़िया स्पीच दी तुमने अभी अभी, बोलना चाहिए मुझे, मेरी बधाइयाँ, कॉम्प्लीमेंट्स हैं तुमको। एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी तुमने अभी, जितने भी लोगों ने तुम्हें व्यू किया देखा, उन्होंने बिल्कुल तुम्हारी स्पीच को पसंद किया होगा। जितने भी 2 मिलियन लोग देख रहे थे तुम्हें स्क्रीन में, सब ने तुम्हें पसंद किया। मंजुला कहती है बट द फिल्म, उस पिक्चर का क्या हुआ, कन्नड़ मूवी का जो चलने वाली थी, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्या? इमेज कहती है ओह स्क्रू द फिल्म, इट्स ऑफुल एनीवे। तो इमेज कहती है अरे जाने दो पिक्चर को, वो वैसे भी बकवास पिक्चर है, ऑफुल है, ख़राब सी पिक्चर थी वैसे भी, वो जाने दो उसको। मंजुला कहती है मैंने उन लोगों से, यानी अपनी टीम से कहा था कि ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? अ टेलीफिल्म नीड्स लॉट ऑफ मूवमेंट। तो मंजुला कहती है मैंने कहा था अपनी टीम से कि जो पिक्चर हम बना रहे हैं कन्नड़ लैंग्वेज की पिक्चर, ये चलेगी नहीं, ऑडियंस को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए बहुत मूवमेंट यानी बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अलग अलग लोकेशंस पे जाना रहता है, स्पीड पेस, यानी पिक्चर की एक स्पीड होती है, कहीं पे स्लो कहीं पे तेज़, तो एक स्पीड चलती है, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं पिक्चर में, इसलिए पिक्चर नहीं चलेगी। एक अच्छी नॉवेल ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छी फिल्म में आप कन्वर्ट करके बना लो। तो वो अपनी इमेज से कहती कि मैंने उनसे ये चीज़ आर्ग्यू करी थी, बहस भी करी थी, पर वो लोग बहुत परसिस्टेंट थे, यानी डायरेक्टर्स, उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने कंटिन्यू किया।
और स्पॉन्सर्स यानी पिक्चर पे पैसा लगाने वाले भी इजीली मिल गए। फिर वो चुप हो गई और फिर वो कहती है दे पेड वेल। तो हमने पिक्चर कन्नड़ में सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि स्पॉन्सर्स अच्छे थे, पैसे हमें अच्छे मिल रहे थे, अदरवाइज पिक्चर फालतू की बकवासी थी। तो इमेज कहती है और जो तुम्हारा अभी अभी वाला परफॉर्मेंस था, जो तुमने इतनी झूठी सच्ची बातें बोली ऑडियंस के सामने, उसका क्या, उस इंट्रोडक्शन का क्या, जो अभी तुमने इतनी वाहवाही करी पिक्चर के बारे में, ये तो बढ़िया बेस्ट चीज़ होगी आज की शाम की। तुमने जो इतना बढ़िया झूठा इंटरव्यू दिया है लोगों के सामने, जो लोगों को पसंद भी आया है, तो आज के पूरे कल के पूरे न्यूज़पेपर्स में तुम ही छाई रहोगी। तुमने बढ़िया मैनेज किया है बहुत सारे लोगों को अपसेट करने के लिए। वो लोग जो तुमसे इसलिए अपसेट हैं कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों लिखा और कन्नड़ में क्यों नहीं लिखा। मंजुला कहती है थैंक यू बट आई मेंट टू। फिर वो चुप हो जाती है। मंजुला कहती है थैंक यू, तुमने मुझे जो इतनी तारीफ़ कर रही हो मेरी, लेकिन मेरे को बोला गया था कि तुम लोगों को अपसेट कर दो, यानी जो इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश में लिख रही हो और कुछ लोग अपसेट हो रहे हैं तो होने दो भाई, हमें तो बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, हम तो इंग्लिश में लिखेंगे भाई। ओके। फिर इमेज कहती है अगर किसी को कमेंट करना पड़े, लाइक अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस तक चले जाए, अगर किसी को बोला जाए कि नहीं तुम कमेंट करो अब तुम्हारी सिस्टर मालिनी के बारे में और वो आंसुओं के बारे में, दैट कुड हैव बीन प्लेड ऑन। तो वो कहता है, क्या इमेज कहती है कि अगर किसी को बोला जाए कि प्लीज़ कुछ कमेंट करो, प्लीज़ कुछ बताओ इनकी छोटी बहन मालिनी के लिए आपको कैसा फील होता है, और उन आंसुओं के बारे में जो तुम बहा रही थी इंटरव्यू में लोगों के सामने, तो फिर इमेज उससे कहती है दैट कुड हैव बीन प्लेड ऑन। इस चीज़ को इग्नोर भी किया जा सकता था भाई, अगर तुम नहीं भी रोती तो चल जाता तुम्हारा काम। तो मंजिला कहती है मैं कोई प्रिटेंड नहीं कर रही थी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी, मैं अपनी बहन से वाकई प्यार करती थी। और फिर वो चुप हो गई। और मैं आज भी उसको प्यार करती हूँ, स्टिल मतलब आज भी। फिर वो कहती है मुझे नहीं लगता आज अपनी पूरी जीवन में मैं आज तक किसी के इतना ज़्यादा क्लोज रही होंगी जितना मैं अपनी छोटी बहन मालिनी के रही थी। तो इमेज कहती है इट वॉज अ क्लोज बॉन्ड। इमेज कहती है अच्छा, तुम्हारा और तुम्हारी बहन के बीच में एक क्लोज बॉन्ड था, तुम दोनों बहुत प्यार करती थी एक दूसरे से, दो बहनों के बीच का बहुत प्यारा रिलेशन था। अच्छा। तो मंजुला कहती है द नॉवल डजंट रियली डू हर जस्टिस। अब मंजुला सच्चाई बताती है। मंजुला कहती है कि मेरी नॉवल में मैंने अपनी बहन के बारे में लिखा है, लेकिन एक्चुअली नॉवल ने मेरी बहन के साथ जस्टिस नहीं किया, यानी मैंने वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसके बारे में थी वो इस नॉवल में मेंशन नहीं करी हैं। वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की थी, मुझसे भी ज़्यादा। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, मुझसे भी ज़्यादा। वो बहुत ही विवेशियस थी, यानी पूरी एनर्जी थी से भरी हुई रहती थी, बहुत खुश रहती थी और बहुत ही लाइवली यानी जिंदा दिल इंसान थी, जो मैं कभी से नहीं थी। और मैंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं इसको अपनी बहन से जेलसी थी। वो एक व्हील चेयर पे थी पूरी जिंदगी, लेकिन वहां से बैठ के भी शी रेडिएटेड लाइफ, यानी इतनी जिंदा दिल इंसान थी कि व्हील चेयर पे भी हमेशा खुश एंड हैप्पी ही रहती थी। आई हैव ऑलवेज बीन रिकनसाइल्ड टू बीइंग द सेकेंड बेस्ट। कहती है मुझे हमेशा से बचपन से लेकर आज तक यही रिकनसाइल हुआ है, यही बताया गया है, यही दर्शाया गया है कि तुम सेकेंड बेस्ट हो मंजुला, क्योंकि बेस्ट तो तुम्हारी छोटी बहन मालिनी है। तुम बेस्ट हो लेकिन सेकेंड बेस्ट हो, तुम्हारी छोटी बहन मालिनी फर्स्ट टॉप बेस्ट है। तो इमेज कहती है कि जो उसकी बीमारी थी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, यानी ये बहुत बदकिस्मती की बात थी, लेकिन फिर भी इस बदकिस्मती की वजह से उसको सब कुछ बेस्ट मिला ना। मंजुला से कहती है उसकी इमेज कि बदकिस्मती थी कि वो व्हील चेयर पे थी, उसको बीमारी थी, लेकिन इस बदकिस्मती से की वजह से तुम्हारी बहन को सब कुछ मिला, और तुम्हें सब कुछ होते हुए भी तुम बिल्कुल ठीक थी, फिजिकली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें वो सब नहीं मिल पाया जो उस हैंडीकैप्ड लड़की को सब मिल गया। मंजुला डिफेंसिव, यानी मंजुला अपने बचाव में कहती है उसने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगा। जैसे ही वो पैदा हुई, द मोमेंट द ग्रेविटी ऑफ हर सिचुएशन वॉज रियलाइज, माई पेरेंट्स मूव्ड टू बैंगलोर। कहती है जैसे ही वो पैदा हुई और जैसे ही मेरे पेरेंट्स को उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम, उसकी बीमारी के बारे में पता चला, वो लोग, मेरे पेरेंट्स उसको लेके बैंगलोर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। उन लोगों ने बैंगलोर में घर खरीद लिया कोरामंगला एक्सटेंशन में,
शी बिकेम द सर्चेस फॉर द फ्रेज एंड देन सेटल्स फॉर द एप्पल ऑफ देयर आई। तो मंजुला कहती है मेरी छोटी बहन मालिनी वो मेरी माँ बाप के आंखों का तारा बन गई। तो वो उसके अंदर ये चीज़ का जेलसी है। जब मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई कि उसको स्कूल भेजा जाए, तो वो तो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके नीचे का हिस्सा चलता ही नहीं था, वो व्हीलचेयर पे रहती थी। तो एक टीचर घर आता था उसको पढ़ाने के लिए। कौन से सब्जेक्ट्स? इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसके अलावा बाकी सब कुछ वो खुद से पढ़ लेती थी, चाहे हिस्ट्री हो, फिलोसॉफी हो, एनाटमी का सब्जेक्ट हो, यानी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें इंसानों के और एनिमल्स की बॉडीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, ये सब वो खुद से पढ़ लेती थी। सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की क्लास लेने के लिए उसको टीचर घर पे आता था। वो बहुत भूखी थी मेरी छोटी बहन, हंग्री फॉर लाइफ, लाइफ के लिए। ये जो दुनिया है उसको सब कुछ चाहिए था, सब कुछ सीखना था उसको। गॉबल्ड इट ऑल अप, स्वॉलो। तो कहती है मेरी बहन ने मानो सब दुनिया में जो कुछ भी मिलता था सब गटक लेती थी, सब जल्दी जल्दी उसको चाहिए था। मतलब ऐसा लगता था मैं सब कुछ अपने दिमाग में भर लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी मेरी छोटी बहन मालिनी। इमेज कहती है अच्छा एंड यू, क्या तुम जिंदा दिल नहीं थी? तो मंजुला कहती है मैंने हमेशा से ये सोचा है, वंडर किया है कि वेदर आई वुड हैव बीन एज ब्राइट इफ आई वुड हैव रिसीव्ड ऑल दैट लव एंड अटेंशन। तो मंजुला कहती है मैंने हमेशा से यही सोचा है, यही हमेशा आश्चर्यचकित होती हूँ सोच के कि जितना प्यार और जितना अटेंशन मेरी छोटी बहन मालिनी को मिला, अगर इतना सब कुछ मुझे मिलता तो क्या मैं भी उतनी ही ब्राइट, इतनी ही इंटेलिजेंट होती जितनी मेरी छोटी बहन मालिनी थी? तो मिच कहती है नो यू वुडेंट, लेट्स फेस इट। तो जो इमेज है उसको बोलती है नहीं, तुम्हें अगर ये भी मिल जाता लव एंड अटेंशन तो भी तुम इतनी ब्राइट नहीं हो पाती। और तुम फेस करो यार, सामना करो अपनी सच्चाई के साथ कि तुम हो अपनी छोटी बहन से हर चीज़ में थोड़ी कम। मंजुला अपना बचाव में कहती है मैंने बेस्ट सेलर लिखी है, यानी मैंने एक ऐसी नॉवेल लिखी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमेज कहती है हाँ ये बात सच है कि तुमने बेस्ट सेलर लिखी है। मंजुला कहती है हाँ पर तुम कह तो सही रही हो, मैं नहीं होती इतनी ब्राइट अगर मुझे वो लव और अटेंशन भी मिल जाता, क्योंकि मेरी छोटी बहन मालिनी कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट थी। वो कहती है मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे धारवाड़ नाम की जगह पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ छोड़ दिया। जो मेरे दादा दादी थे वो काफ़ी अफेक्शनेट थे, मुझे काफ़ी प्यार करते थे। दे फर्स्ट ओवर मी, यानी वो हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते थे। बट कितना भी दादा दादी प्यार कर ले, पेरेंट्स का सब्सटीट्यूट तो नहीं ले सकते ना, यानी माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते ना। जब भी वेकेशन छुट्टियाँ आती थी तो मैं बिल्कुल मानो जैसे वेट ही नहीं कर पाती थी कि मैं जल्दी से कब बैंगलोर जाऊँ अपने पेरेंट्स के पास। और जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया तो मैंने अपनी जॉब, अपनी नौकरी बैंगलोर में ढूंढ ली एंड मैं फिर बैंगलोर में आकर उन्हीं के साथ रहने लगी। और मानो वो दिन मेरी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे खुश दिन थे। हैलाइसियन मतलब ये एक ऐसा शब्द है, ये आप तब बोलते हो जब आप अपने पास्ट टाइम को याद करते हो जो कि आपके बहुत हैप्पी और पीसफुल डेज थे। तो ये वो उस टाइम को बोलती है कि जब मैं अपने जॉब में बैंगलोर आ गई थी और पेरेंट्स के साथ रहने लगी तो मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी एंड पीसफुल डेज थे वो। फिर मैं प्रमोद से मिली, उस इंसान से जिससे मेरी शादी हुई। हमारी शादी हुई और फिर हम दोनों यहाँ जयनगर में सेटल हो गए, यहाँ पे आके रहने लगे बैंगलोर से। जो मेरे फादर हैं हेल्प्ड विद द हाउस बट ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हर नेम फॉर हर केयर। शी वॉज ऑलवेज द फोकस नेचुरली। कहती जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा मालिनी के नाम करके गए ताकि मालिनी की केयर, देखभाल होती रहे उस पैसे से। हमेशा से मेरे फादर ने भी मेरी बहन पर ही फोकस किया था और नेचुरली करेंगे भी, क्योंकि उसको बीमारी थी। इमेज कहती है पर जब तुम्हारे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, यानी मॉम एंड डैड दोनों की डेथ हो गई, तो तुम वहाँ पर कोरामंगलम के हाउस में जाके क्यों नहीं शिफ्ट हुई? बैंगलोर जाके जयनगर से बैंगलोर क्यों नहीं गई? वो तो कितना बढ़िया, कितना बड़ा घर है, वहाँ पे गार्डन भी है, कितनी बड़ी स्पेस, कितनी जगह है। तो मंजुला कहती है जो जयनगर वाला घर था वो मेरा घर था भाई, वहाँ शादी करके आई थी मैं और मुझे उसकी आदत वहीं पे थी। ऑल्सो जो मेरा कॉलेज था, जिस कॉलेज में मैं लेक्चरर थी, पढ़ाती थी, वो भी जयनगर में था, मतलब मेरी जॉब भी अब जयनगर में थी। हमने यहीं पर ही एक घर सेलेक्ट कर लिया था जो
मेरे कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, पास ही था। कोरमंगला जो था वो अगर वहाँ पे हम जाके रहते तो हर सुबह बहुत हॉल होता, यानी मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता अपने कॉलेज तक, इसलिए हम जयनगर एरिया में ही रहे। और फिर कितना बड़ा घर था भाई, कोरमंगला वाला जो घर था, उसकी देखभाल करना इजी नहीं था। मुझे पूरा दिन अपनी माँ की तरह घर पे ही रहना पड़ता, अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता इस घर की, इतने बड़े घर को मेंटेन करने के लिए। नो, एज आई सेड, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई नो। कहती है मंजुला, मैंने अपनी माँ से कहा था कि कोरमंगला वाला जो घर है वो बेच दो, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव थी। आज तक मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से सबसे सेंसिटिव मानो मेरी माँ ही रही हो। मेरी माँ ने मना कर दिया कि कोरमंगला वाला घर नहीं बेचेंगे। शी रियलाइज मूविंग टू कोरमंगला वुड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। मेरी माँ समझ गई थी कि अगर हम लोग कोरमंगला जाएंगे तो मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेरा कॉलेज इधर, बहुत भाग दौड़ हो जाएगी मेरे को। उसने मुझे इंसिस्ट किया दैट हम लोग कोरमंगला वाला घर अब बेच देंगे। अब बोल रही उसकी माँ कि बेच देंगे। मैं बहुत रिलक्टेंट थी इस बार, यानी मैं नहीं चाहती थी कि वो घर बेचा जाए, लेकिन बस मेरी माँ ने तो मेरी बात सुनी नहीं और कोरमंगला वाला घर बेच दिया। उसको अपनी लाइफ में कोई सैक्रिफाइस, यानी कोई त्याग, बलिदान, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। वो हमारे जयनगर वाले घर में ही एडजस्ट हो गई थी आराम से, और फिर वो चुप हो गई मंजुला। एक्चुअली आई कुडंट टेक कोरमंगला, नॉन कनेडियंस मोस्ट ऑफ देम। तो अब बता रही है मंजुला सच्चाई कि मैं कोरमंगला वाले घर में क्यों नहीं शिफ्ट हुई। कहती है मुझे कोरमंगला वाले घर में जाना ही नहीं था, क्योंकि आसपास जो नेबर, जो पड़ोसी थे, वो नॉन कनेडिगास थे, यानी वो कनेडियन, कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं थे। और बाकी जो जितने भी दूसरे खाली घर थे आसपास, वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे खरीद के रखे थे, यानी कि जो एनआरआईज थे, जो हिंदुस्तानी नहीं थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से वो घर खरीद ली। तो आसपास कोई अच्छे लोग नहीं थे। आई फैंसीड माई सेल्फ अ कन्नड़ा राइटर इन दोज डेज। वो कहती थी ये वो समय की बात है जब मैं चाहती थी और मैं पसंद करती थी कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर्स को, और मैं उस टाइम बनना भी चाहती थी। मुझे कन्नड़ राइटर बनना था, तो मुझे आसपास कन्नड़ बोलने वाले लोग ही चाहिए थे। आई वॉन्टेड टू ब्रीथ द लैंग्वेज। मुझे इतना ज़्यादा इस लैंग्वेज में घुसना था कि जब मुझे सांस भी लेना हो तो मैं कन्नड़ लैंग्वेज की ब्रीथ इन करूँ। लिव इन द हार्ट ऑफ कन्नड़ा कल्चर। कहती है मुझे तो हमेशा कन्नड़ा कल्चर में ही रहना था, यानी आसपास मुझे वही लोग चाहिए थे, इसलिए मैं कोरमंगला वाले घर में शिफ्ट नहीं हुई। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदर देन दिस पार्ट 3 भी आपके लिए आएगा। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट पार्ट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।